Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Today we will start the Unit 2 of DLED second year Science Education. आज से हम अपनी साइंस एजुकेशन की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे. करिकुलम, साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. इस यूनिट में हम डील करेंगे कैसे साइंस का जो करिकुलम था वो बनाया गया या डिसाइड हुआ है, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो साइंटिफिक हैं और एज अ साइंस टीचिंग में हम यूं की यूं यूज कर सकते हैं एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग बोथ द प्रोसेसेस. तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज साइंस कंटेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एट अपर प्राइमरी लेवल. प्राइमरी लेवल पे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, अपर प्राइमरी लेवल पे भी किया था. अब हम एग्जैक्ट कंटेंट की बात करेंगे. फर्स्ट यूनिट में हमने कंटेंट डेवलपमेंट पे बात करी थी कि कंटेंट डेवलपमेंट हुआ कैसे, क्या क्या बेसिक रिकमेंडेशन थी, कैसे आया है, क्या रीजंस रहे हैं. यहाँ पे हम स्पेसिफिक कंटेंट भी देखेंगे कि उच्च जो प्राथमिक स्तर है उस पर विज्ञान की सामग्री को कैसे संगठित किया गया है, मतलब क्या एनसीईआरटी का योगदान था, क्या एनसीएफ का योगदान था लाने में. इसके बाद है कंटेंट मींस द पोर्शन. देखो कंटेंट सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कंटेंट होता क्या है. कंटेंट होती है विषय वस्तु जिसे टीचर पढ़ाता है. तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं जो आप सब जानते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ सिलेबस. ये हमारा सिलेबस होता है जो हमें पढ़ना होता है. पहली बात तो यही है, जो कंटेंट क्या होता है जो साइंस टीचर अपनी कक्ष में पढ़ाती है. और कंटेंट क्या होता है अपर प्राइमरी लेवल पे या किसी भी लेवल पे, वो चीजें जिस एस्पेक्ट में, जिस वर्ल्ड ऑफ एस्पेक्ट को बच्चे को पढ़ना है उस एज ग्रुप में और उसे कैसे वो इजीली समझ सकता है. इसके बाद प्रोफेसर जे कार्टर क्या कहते हैं, डायरेक्टर थे BSCS का, जो ऑल इंडिया साइंस टीचर एसोसिएशन थी, उनके कॉन्फ्रेंस हुई थी. उन्होंने ये कहा था जो कंटेंट होता है वो टेक्स्ट बुक में गिवन होता है सबसे पहली बात तो. और जैसे ही हमारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर होते हैं उसमें कंटेंट गिवन होता है एक्सपर्ट के द्वारा, ऐसे ही जो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट गिवन है, चैप्टर्स गिवन है, यूनिट गिवन है, वो सारे भी कलेक्टिवली हमारे क्या कहलाते हैं, कंटेंट ही कहलाते हैं. तो सब्जेक्ट जो साइंस है वो सिंपल कंटेंट, सब्जेक्ट साइंस का जो सिंपल कंटेंट है वो किससे बना होगा, साइंस से, फैक्ट से, थ्योरी से, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से. तो ये सारी चीजें अगर हम साइंस में यूज कर लेते हैं तो वो हमारे साइंटिफिक कंटेंट का निर्माण करती है. एंड साइंस इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, साइंस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस. कैसे चीजें फेमिलराइज हुई हैं, कैसे थ्योरी पैटर्न बने हैं, कैसे चीजें डील करनी है, इन सारी चीजों पे जब हम ध्यान दे रहे होते हैं तो वही चीजें हम एज अ कंटेंट यूज कर सकते हैं. और कंटेंट जब भी हमारा चूज होगा तो वो बहुत सोच समझ के चूज किया जाता है. इसके बाद है कंटेंट और क्यों लाए जाते हैं, साइंटिफिक नॉलेज इनक्रीज कर सके. साइंस टीचर भी कंटेंट डिसाइड करता है एलिमेंट्री लेवल पे भी, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस कंटेंट को डिसाइड करती हैं. तो हमें अकॉर्डिंगली ही पढ़ाना होता है साइंस टीचर. देखो कंटेंट जब भी बनाया जाएगा ना तो इन मेन 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना है हमें. वैसे बहुत सारी चीजें हैं पर मेनली सब इन्हीं में आ जाते हैं. सबसे पहला है कॉग्निटिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट. बच्चों का मानसिक स्तर क्या है ये जरूर ध्यान में रखना है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है क्लास 4th के अंदर और मैं फोटोसिंथेसिस की इतनी एलैबोरेशन दे रही हूँ, मैं एपिडर्मिस बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें बता रही हूँ जिनसे बच्चे डील भी नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शंस उन्हें बताई जा रही हैं. तो बच्चे, इतने छोटे बच्चे इन चीजों से डील नहीं कर सकते. तो हमें बच्चे को वही टॉपिक पढ़ाने हैं और वैसे पढ़ाने हैं जिनसे वो डील कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले उद्देश्यों का निर्माण भी कर लो कि आप उन चीजों को क्यों पढ़ाने जा रहे हो, ऐसे कौन से रीजन है जिनकी वजह से आप उन्हें क्लास में पढ़ाने लेके जा रहे हो. और क्लासरूम एक्टिविटीज क्या कराओगे. ऐसा नहीं है आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आप बस थ्योरेटी को आपने बोला प्रीचिंग कर रहे हो और आप क्लास से वापस आ जाओ. आपको क्लासरूम एक्टिविटी भी करानी पड़ेगी, होमवर्क भी देना है, डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ेगा, लैब एक्टिविटी भी करानी पड़ेगी, बच्चों को प्लेग्राउंड में भी लेके जाना है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. इसके बाद है, और कंटेंट बनाया ऐसे जाना चाहिए कि वो हम, सबसे पहले तो यही है कि हमारे बच्चे का एज ग्रुप सारा डिसाइडेड हो. दूसरा, हमें बनाना भी इतना सिंपल और क्लियर है कि सारे बच्चे उसे समझ पाएं और वो सभी एजुकेशनल बोर्ड उसे क्या कर पाए, फॉलो भी कर पाए. और नेक्स्ट चीज मैंने क्या करी थी, आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्टिव. हमारा कंटेंट ऐसे लिखा जाना चाहिए कि वो हमारे जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हैं, बिहेवियर टर्म्स हैं, उन्हें रीच कर पाए, उन्हें अचीव कर पाए. ठीक है.
इसके बाद है जो साइंस का कंटेंट है वो प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज हो और किसके किसके अकॉर्डिंग हो, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो, एंड देयर शुड बी दैट शुड बी श्योरली चेंजेस द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। इसके बाद है इंटीग्रेटेड जो साइंस कोर्सेज हैं वो कैसे बनाए जाए। हमें पता है साइंस के मेन जो 3 पार्ट पे बात करूं मैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 चीजें होती हैं। बट क्या जब आप क्लास 6 to 8 में थे तो आपकी बाइफर्केशन हो रखी थी? हमें उनको फंडामेंटल समझाना होता है, इसीलिए इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हमें 6, 7, 8 के लिए हमें बाइफर्केशन नहीं करी है। उसकी बात मैं करती हूँ आपसे, पर उससे पहले जानो कि जो एनईपी थी उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो साइंस है वो बच्चों को स्ट्रेंथन अप करता है, उनके एबिलिटी को इनहेंस करता है, उनमें इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, ऑब्जेक्टिविटी और करेज जगाता है कि वो बच्चा अपने आसपास से, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ पाए और कैसे कौन सी चीजें हो रही हैं उनके बैकग्राउंड जानने की भी वो पूरी कोशिश कर पाए। इसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने क्या कहा? एनसीईआरटी ने ये कहा कि जो क्लास 6th, 7th और 8th है इनके लिए हम कोई भी बाइफर्केशन नहीं करेंगे, बट इनके सिलेबस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों के हमारी जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड होंगे। तो क्लास 7th, 6th और 7th में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से चैप्टर हैं? साइंस इन एवरीडे लाइफ, थिंग्स अराउंड अस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इन्हीं को थोड़ा सा इलेबोरेट कम और ज्यादा करके क्लास 6 और 7th में जोड़ दिया गया है। मेजरमेंट, चेंजेस अराउंड अस, जैसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, मोशन, फोर्स, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, द लिविंग वर्ल्ड, ये देखो ये बायो का आ गया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडी, एयर, वाटर, लाइट, बैलेंस इन नेचर कैसे करोगे, एंड यूनिवर्स, तो इसी में आ जाएंगे हमारे गार्बेज वगैरह की भी सारी जो टॉपिक्स है वो भी इसी में आ जाएंगे। मतलब सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड हैं, बस हमें देखना है, मतलब जब सिलेबस डिसाइड होगा तो उन्हें अलग अलग चैप्टर्स का नाम दे देना है। तो अभी तक मैंने आपसे बात करी कंटेंट की कि कंटेंट कैसे डिसाइड होगा, और मैंने क्लास 6 to 8 के लिए आपको कंटेंट बता भी दिए हैं। आप इन्हें एज इट इज रट भी सकते हैं। देखो ये तो क्रैम करने पड़ेंगे आपको, और क्रैम नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बच्चा 6 to 7th 8th लेवल पे आ गया है तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हो। और इससे भी ज्यादा अगर आपको एलेबोरेशन चाहिए तो आप क्लास 6, 7th और 8th के इंडेक्स खोलिए साइंस की बुक के। ये आपकी पेपर एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ क्लास 6, 7th और 8th एंड हाउ विल यू डिसाइड, तो उसमें भी आप इसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है साइंटिफिक अप्रोच। देखो सबसे पहले जानो साइंटिफिक अप्रोच होती क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। जब भी आप कोई भी थिंग देखते हो, मतलब कोई कंसेप्ट आपके सामने आता है, ठीक है, कोई कंसेप्ट आपके सामने आया, आपने देखा पेन, ठीक है, आपने पेन देखा, आपने सोचा कि पेन कैसे बना है, इसके अंदर तो इंक भी है, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, या आप इसे वर्क कैसे करते हो तो इसके आगे एक छोटी सी निब है, सर्कुलर शेप में है और वो घूमती रहती है और हम लिख पाते हैं उससे। तो आपने इन सारी चीजों को जाना, तो यही साइंटिफिक अप्रोच है कि जब आप इतने स्किलफुल हो जाते हो और आप अपना एटीट्यूड ऐसे डेवलप कर लेते हो कि मुझे चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है और उनके लिए अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करनी है, और कॉन्सेप्ट जानने के बाद ही मैं जनरलाइजेशन तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी। पहली बात मैंने आपसे क्या करी, आप स्किलफुल हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, आप इन्वेस्टिगेट करो चीजों को, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अंडरस्टैंडिंग देखो, अंडरस्टैंडिंग देखने के बाद आप कॉन्सेप्ट जो था उसे समझो, मतलब अंडरस्टैंडिंग ही करें कॉन्सेप्ट की, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसे जनरलाइज तक पहुंच पाओगे, जनरलाइजेशन तक पहुंच पाओगे। नेक्स्ट कहता है हमें साइंटिफिक अप्रोच और क्या सिखाती है, लॉजिकल थिंकिंग। मान लो आपने कोई मोन्यूमेंट देखा और आपने कहा, आपने सोचा कि ये मोन्यूमेंट खड़ा कैसे हुआ है, तो इसके पिलर्स हैं, क्या प्रोडक्ट इसमें यूज हुआ होगा, कैसी चीजें इसमें लगी होंगी। साइंटिफिक एटीट्यूड ये कहता है आपके पास कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे आपके पास कंसेप्ट है, उस पे आपने अपनी परसेप्शन बता ली, आपने अपने सेंसेस यूज करी कि मैं इसका क्या काम कर सकती हूँ, फिर आपने बार बार समझा देखा तो जनरलाइजेशन बना ली, जनरलाइजेशन के प्रोडक्ट्स देखे, भाई इसका क्या कॉज एंड इफेक्ट होगा, ये भी देखने के बाद किसी आप कंक्लूजन पे पहुंचो कि मैं ये कंक्लूड करता हूँ। इसके साथ अपने अपने आगे जो फैक्ट्स रहेंगे उसके लिए आपने अपनी ओपिनियन जोड़ दी है, आपने कुछ और नेक्स्ट स्टेप उठाए हैं, और टोटल अगर ये ओवरऑल प्रोसेस आप कर चुके हैं तो देयर आर सम बिहेवियर चेंजेस इन योर बिहेवियर। तो मैंने आपको क्या कहा कि साइंटिफिक अप्रोच क्या सिखाती है, लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है आपको। सेकंड,
लॉजिकल थिंकिंग के साथ आपको स्किलफुल बनाती है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव करती है। साइंटिफिक अप्रोच आपको इन्वेस्टिगेट करने की टेंडेंसी देती है, अंडरस्टैंड करने की टेंडेंसी देती है। जब आप समझ जाते हो तो ही आप जनरलाइज बनाओ। तो ये सारी चीजें आपको साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा मिल रही हैं। इसके बाद है ऐसे कौन कौन से मेथड है साइंस टीचिंग के लिए, जिस अप्रोचेस को, जो अप्रोचेस साइंटिफिक भी हैं और उसे आप साइंस टीचिंग में एज इट इज यूज भी कर सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल, इंटीग्रेटेड, साइंटिफिक मेथड, एक्टिविटी मेथड, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, इंक्वायरी और सर्वे, ये कुछ हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम साइंस टीचिंग में एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसके पहला मेथड जो है हमारे पास वो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वैचारिक, मतलब जब आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, सम कॉन्सेप्ट, तो वो आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कहलाएगी। तो टीचिंग एंड लर्निंग एक प्रोसेस की तरह है, हमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझ, देखो अगर मैं पूरा ओवरऑल बात करूं कि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या होती है, तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वो अप्रोच होते हैं जिसके अंदर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे हो, उस कंसेप्ट बने कैसे हैं, मतलब जिसके अंदर आपको रिटर्न कुछ मिल रहा है और आप उसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अप्रोच आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होगी। तो टीचर जब भी कोई प्लान कर देता है एक्टिविटी को, तो जो उसे रियल वर्ल्ड की सेटिंग में वो लेके जाता है या कौन सी चीजें उसे समझा रहा है, वो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। कंसेप्चुअल अप्रोच कहाँ कहाँ यूज होती है, लॉ समझने में, प्रिंसिपल्स को समझने में और जनरलाइजेशन बनाने में। जो भी अप्रोच आप लेके चल रहे हो वो आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपको डीप नॉलेज देती है, थिंग्स को अंडरस्टैंड करने की, आपको समझ बनाती है, आपके अंदर एनालिसिस करती है, विश्लेषण कर रही है, और एग्जाम्पल के लिए आधार भी यही है। जब आपको कोई चीजें समझानी होंगी तो आप जो अप्रोच यूज करोगे वो हमारी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ही होगी। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच किस किस चीजों में हेल्प करता है, सबसे पहले साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने में, क्योंकि आप सबसे पहले बातों से समझा पाते हो किसी को, आप अपना कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो साइंटिफिक एटीट्यूड आपका जैसा रहेगा, आप जितने पॉजिटिव रहोगे किसी कंटेंट को लेके, आप वैसी ही चीजें उनके सामने डिलीवर करोगे। देन सुपरस्टिशियस जो भी चीजें हैं उनका रिमूवमेंट को करने के लिए बच्चों को जो सिचुएशन दी जाती है वो भी हम समझाएंगे पहले, उसके बाद बच्चों से डील कराएंगे। और कंसेप्चुअल अप्रोच आपको सोचने का मौका देती है, फैक्ट्स को समझने का मौका देती है, और जो गिवन चीजें हैं उनके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करनी है, ये सारे मौके भी आपको कंसेप्चुअल अप्रोच दे रही है। इसके बाद है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि आप छोटे बच्चों को इसे नहीं पढ़ा सकते, तो इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर द एलिमेंट्री लेवल। मैं छोटे बच्चों को ये नहीं कह सकती कि आप इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि इतनी डीप नॉलेज उन बच्चों के पास नहीं है। तो टीचिंग लर्निंग में मेयरली इफेक्टिव अप्रोच नहीं है ये, बट अगर आपको कंटेंट डिलीवर करना है फॉर अ लार्ज क्लासरूम एंड फॉर द जो बच्चे सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी पे हैं, लेवल पे हैं, आप उन्हें बहुत आसानी से इस अप्रोच को पढ़ा सकते हो। ये अप्रोच थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि आपको दूसरों की बात समझनी है, आप खुद से कुछ नहीं करके देख रहे हो। साइकोलॉजिकल नहीं है क्योंकि सारे बच्चों की साइकोलॉजी अलग अलग है, कोई चीजों को करके देखना, करके समझना ज्यादा आसान समझता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिन्हें एक बार बोलो तो भी वो समझ जाते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव और लॉजिकल थिंकिंग की का कोई स्कोप नहीं है, और ये ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब जो ये दृष्टिकोण है ना, मतलब ये एक तानाशाही वाला दृष्टिकोण है कि अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो आपको ऐसे ही रट्टा लगाना है, उसे ऐसे ही क्रैम करना है, उसे ऐसे ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, आप खुद से उस पर कोई भी चीजें नहीं लगा सकते हो। क्लियर है? इसके बाद आती है हमारी दूसरी अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच देखो, इंटीग्रेट करना होता है एकीकृत करना है। एकीकृत मतलब कंबाइन करना। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं आपको, एट प्राइमरी लेवल और एट एलिमेंट्री लेवल साइंस इज नोन एज ईवीएस एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट, सोशल साइंस एंड साइंस, सो दैट अप्रोच इज नोन एज इंटीग्रल अप्रोच, जिसके अंदर आप टीचिंग एंड लर्निंग की इंपॉर्टेंस को समझते हुए वहां चीजों को कंबाइन या जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो अप्रोच आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाती है। इंटीग्रेशन का मीनिंग ही क्या होता है? द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग और एडिंग, चीजों को होल पार्ट बनाना, चीजों को जोड़ना। तो इस अप्रोच में आप क्या कर सकते हो, आप सब्जेक्ट या उनके कंटेंट को साथ लेके आ सकते हो। यहाँ पे बच्चों की नॉलेज और स्किल को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, रिसोर्सेज और कन्वर्सेशन प्रोवाइड करके। जैसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्कूल का कोई इशू हो सकता है, हाइजीन कोई इशू हो सकता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो हेल्थ के टीचर ही उसे बताएं, साइंस के टीचर भी उसे बता सकते हैं।
अब ऐसे कौन से व्यू पॉइंट है जिनके रेफरेंस में साइंस टीचिंग कराई जा सकती है? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन अप्रोच, इसके लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है EVS, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। इसके बाद है इंटीग्रेशन विद इन साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस सब्जेक्ट का ही साइंस सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेशन करना। जैसे मैंने आप लोगों से बात करी है क्लास 6, 7 और 8 की, कि देयर इज अ नो बाइफर्केशन फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, सो दीज 3 सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड इन द सिंगल फॉर्म। इसके बाद है अदर सब्जेक्ट के साथ। तो अदर सब्जेक्ट के साथ आप साइंस को कैसे कंबाइन करोगे? फर्स्ट है साइंस विद लैंग्वेज। जैसे कि अगर आपको साइंस ही पढ़ाना है तो आपको थ्योरी चाहिए, आपको रिटन वर्ड्स चाहिए, तो वो लिटरेचर के साथ ऑलरेडी कंबाइन है। या जैसे इंग्लिश में, हिंदी में कोई भी ऐसे साइंस की चीजें बताई जा सकती हैं, तो वो साइंस का कॉम्बिनेशन है किसके साथ? लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज की बात करें तो साइंस को पढ़ाने के लिए भी आपको किसी ना किसी लैंग्वेज की यूज करना होता है, क्योंकि हमें साइंस में जो भी कंसेप्ट गिवन है वो भी किसी ना किसी शब्दों में लिखे हुए हैं। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस विद लिटरेचर। दूसरा है साइंस विद मैथ्स। जैसे साइंस पढ़ाना है आपको, फोर्स पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, फोर्स पढ़ा रहे हैं, एरिया पढ़ा रहे हैं, या कुछ और टॉपिक करा रहे हो, तो हमें पता है कि चीजें जो साइंस है उसमें भी मैथमेटिकल सम्स मिलते हैं, तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस विद मैथ्स हो जाएगा। साइंस विद हिस्ट्री, लाइक अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है, जैसे थॉमसन मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल आए, तो ये आज के मॉडल तो है नहीं, हिस्टोरिकल मॉडल हैं, तो ये साइंस विद हिस्ट्री हो जाएगा। साइंस विद ज्योग्राफी, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह पढ़ानी है आपको, प्लेट्यू पढ़ाने हैं, प्लेन्स पढ़ाने हैं। साइंस विद सोशल स्टडी, ऐसे टॉपिक्स जो कॉमन है, जैसे आपको अगर वोकेशनल पढ़ाना है, कुछ भी वोकेशनल मतलब वोकेशंस पढ़ाने लोगों के, तो वो सोशल साइंस का आ जाएगा। जूलॉजी, भूविज्ञान, मतलब कैसे अर्थ भूकंप आता है, कैसे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, तो जितना अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करना है वो हमारा साइंस विद जियोलॉजी हो जाएगा। साइंस विद आर्ट, हम सबको पता है कि साइंस में ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जो डायग्रामेटिकली हमें बनानी होते हैं, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर आ जाओ, स्केलेटन आ जाए, इलेक्ट्रिक सर्किट आ जाए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस विद आर्ट। साइंस विद म्यूजिक, राइम कैसे करते हैं, तो साउंड वाला चैप्टर पूरा साइंस विद म्यूजिक आ जाएगा। साइंस विद क्राफ्ट, जैसे वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते हैं हम, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं साइंस में, एंड वी आर कंबाइनिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट विद द साइंस। इसके बाद है मेरिट्स। इंटीग्रेटेड अप्रोच, आपको समझ आया कि हम चीजों को ना जोड़ रहे हैं। तो मान लो दो चीजें अलग अलग इतना स्पेस कैरी कर रही थी, अब देखो कितना स्पेस कैरी कर रही है, ये देखो, तो हम दो चीजों को साथ पढ़ा सकते हैं, तो इट विल सेव योर टाइम, समय की बचत होगी। बच्चे एक ही जगह एप्लीकेशन ऑफ साइंस और जिस सब्जेक्ट के साथ आप कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में होने वाली चीजों को साथ पढ़ पाओगे। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा कि देखो साइंस तो हम ना, ऐसा मतलब नहीं है कि साइंस तो बस साइंस में ही यूज होता है, साइंस तो मैथ्स के साथ भी है, साइंस तो आर्ट्स के साथ भी है, सोशल साइंस के साथ भी है। बच्चे इंजॉय करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच को, सोशल नॉर्म्स बढ़ेंगे, इनकलकेट होंगी वैल्यू जो बहुत, मतलब लाइक अगर मैं बात करूं कि हमारे अदर बच्चे हैं जिनको सोशल साइंस नहीं पसंद है, या कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें साइंस नहीं पसंद है, पर वो एक साथ आएंगे तो उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, इनकलकेट कर पाएंगे अलग अलग वैल्यूज को भी। एक ये फ्यूचर अप्रोच है, और यूटिलाइजेशन हो जाता है हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज का भी। देन इट विल इनहेंस द सिविक सेंस। सिविक सेंस का मतलब नागरिकता की भावना को बढ़ाएगी। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी कि डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के बच्चे, डिफरेंट इंटरेस्ट के बच्चे जब इंटीग्रेट होकर एक ही काम को साथ में कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, दूसरी ब्रांचेस है साइंस के एक साथ पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, और हैबिट ऑफ रीजनिंग की एबिलिटी भी बढ़ेगी। ये अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है अदर अप्रोच से बात करूं, आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो स्किल्स में। मान लो आपको अगर साइंस पढ़ाना, तो मैं वही कह रही हूँ कि साइंस बच्चा अच्छे से नहीं करता है, तो क्राफ्ट करा रहे हो आप साइंस के साथ, तो बच्चा साइंस के टॉपिक भी कवर कर रहा है और क्राफ्ट वर्क भी साथ साथ कर रहा है। थिंकिंग परमानेंट हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के तीनों डोमेन पे काम हो रहा है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे अफेक्टिव हो, चाहे साइकोमोटर हो। अच्छा, डिमेरिट्स का क्या है कि ये टोटल लाए कर रहा है टीचर के हाथ में कि वो इंटीग्रेट कैसे करता है। अगर टीचर अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा तो चीजें इंटीग्रेट भी नहीं होंगी। साइकोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे मिसलीड कर सकते हैं। मैंने कहा साइंस में क्राफ्ट करना है, तो बच्चे साइंस को ही क्राफ्ट मान सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रहेगा, तो इंटरडिसिप्लिनरी होने की वजह से इनडिसिप्लिन भी काफी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर रहे हैं, डिफरेंट हैबिट्स के बच्चे एक साथ आके काम कर रहे हैं,
और इन जो बच्चे हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज से ये थोड़ा सा साथ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग आपको दोनों इफेक्ट, जिस भी एस्पेक्ट को आप इंटीग्रेट कर रहे हो दोनों की करनी पड़ेगी। इवेल्युएशन थोड़ी मुश्किल है कि आप साइंस की करोगे, कैसे करोगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक अच्छा वे है, एक्सपीरियंस देने का वे है, जब चीजें एक जैसी हैं, लाइक हैं, तो आप कंबाइन कर सकते हो। एंड टीचर शुड बी एन एक्सपर्टीज, तभी वो चीजों को कंबाइन कर पाएगा और तभी बच्चों को उस चीजों के लिए पूरी डेप्थ नॉलेज भी होगा। इसके बाद है साइंस प्रोसेस स्किल, विज्ञान प्रक्रिया कौशल। फर्स्ट ये है कि साइंस प्रोसेस स्किल सिर्फ साइंस में ही यूजफुल नहीं है। प्रोसेस स्किल का मतलब क्या होता है, आप चीजों को क्लासिफाई कर पा रहे हो, आप चीजों की क्वांटिटी बता पा रहे हो, आप चीजों की क्वालिटी बता पा रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हो, इन्फेरेंस दे पा रहे हो बच्चों को, और कम्युनिकेट कर पा रहे हो जिस भी टॉपिक के बारे में आपको बात करने को दी जाए। तो साइंस प्रोसेस स्किल ये बताती है कि आप सिर्फ ये ना, आपको घर से स्कूल जाना है, मान लो ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है, ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, आपको यहाँ पहुंचना है, पर रास्ता तो इतना सीधा नहीं है। आप इस गली में गए, फिर ऐसे मुड़े, आपने बस पकड़ी, बस पकड़ के यहाँ आए, यहाँ आने के बाद स्टॉप पे उतरे, आपने बस चेंज करी, फिर बस पकड़ी, फिर वहां से पैदल पैदल आप स्कूल में एंटर करे हो। तो प्रोसेस स्किल का क्या मतलब है, आपको सिर्फ ये ना पता हो आपका घर कहाँ है और आपको ये ना पता हो आपका स्कूल क्या है, आपको बीच में जितना भी रास्ता आपने ट्रेवल किया है आपको वो सारी इंफॉर्मेशन भी होता है। तो दैट इज नोन एज प्रोसेस। वही प्रक्रिया है कि क्या पाथ ट्रेवल किया है, कैसे किया है और क्यों किया है। तो प्रोसेस डूइंग इन साइंस क्या है, हेल्प करता है, मतलब जैसे साइंटिस्ट काम करते हैं ना अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ये भी प्रोसेस हमारा काम कर रहा है। पर्पसफुल है, जिससे इंडिविजुअल की प्रोसेस स्किल भी इनहेंस होगी। इसके बाद है साइंटिफिक प्रोसेस स्किल। क्या होती है साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स, डबल एस स्किल्स के लिए बेटा ये, तो वो स्किल्स होंगे जिसके अंदर बच्चा साइंटिफिकली सोच पाए, क्वांटिफाई कर पाए, क्वालिटी सोच पाए, कॉम्प्रीहेंशन दे पाए, मतलब अंडरस्टैंडिंग बच्चों को दे पाए, और नेचर क्या है उसको जान पाए। बेसिक प्रोसेस स्किल क्या है, सबसे पहली है इंक्वायरी, जांच करना। दूसरी है राइजिंग क्वेश्चन, सवाल पूछना या सवाल उठाना। प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करना। ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट हो गए। हाइपोथेसिस बनाना, एक टेंटेटिव आइडिया बनाना कि फ्यूचर में ये एस्पेक्ट हो सकता है। ऑब्जर्वेशन बेटर करना, रिकॉर्ड बनाना एविडेंसेस के, और एट लास्ट चीजों का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। तो प्रोसेस स्किल बच्चों को क्या करती हैं, किस चीजों में हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, साइंटिफिक मैनर में डाटा हैंडल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को पूरा रूट्स पता चलेगा, मतलब क्या रूट था, वो मार्ग क्या था जिससे वो चीजें आई हैं, क्या आइडिया था उसके बारे में पता चलेगा। बच्चे गैस करना सीखेंगे, प्रेडिक्ट करना सीखेंगे, हाइपोथेसिस करना सीखेंगे, और चीजें क्या क्या एविडेंसेस उन चीजों के साथ जुड़े हैं वो भी सीखेंगे। टीचर का ये काम है कि वो बच्चों को ऑब्जर्व कर सके, डिसाइड करें कि किस एक्सटेंट तक बच्चों को इन्वॉल्व होना है किसी चीजों के अंदर। इसके बाद और क्या हेल्प करती है, इवेल्युएशन और अडेप्टेशन में हेल्प करती है, क्योंकि सभी बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप बहुत इजीली इवेल्युएट भी कर पाओगे, बट समटाइम इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपको सिर्फ एंड पॉइंट नहीं जानना है, आपको थ्रू आउट द प्रोसेस देखना है कि बच्चे कार्य कैसे कर रहे हैं। तो और ये क्या है, बच्चों की जो असेस करने में हेल्प करेगा और डेवलप करेगा बच्चों की प्रोसेस स्किल को और इनहेंस करने में। इसके बाद जो इसकी फर्स्ट प्रोसेस स्किल है वो है इंक्वायरी, प्रश्न पूछना। तो इंक्वायरी किस चीज पे फोकस करती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस पे फोकस करती है, जिसके अंदर जो ये पूरा फोकस है ना वो बच्चों के ऊपर है, क्योंकि स्टूडेंट ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टीचर जब क्या कर रहा है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। एंड इसके अंदर बच्चे जानते हैं हाउ वी कम टू नो, हम कैसे जानेंगे, और व्हाट वी नो, कितना हम जानते हैं, ये बात है। स्टूडेंट इन्वॉल्व रहेंगे, स्टूडेंट सेंटर रहेगा, इन डेप्थ नॉलेज जानने की कोशिश करेंगे, और इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसके अंदर बच्चा खेल खेल में भी सीख सकता है या खेलते खेलते प्रश्न पूछते पूछते भी सीख सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होती है किसकी, फैक्ट्स की और बॉडी ऑफ नॉलेज की। बच्चे को इंकरेज करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये सारी चीजें किस चीज में हेल्प करती हैं, जहाँ पे बच्चे को इंक्वायरी करनी है या जहाँ बच्चों को रिसर्च में जाना है तो भी वहाँ हेल्पफुल बहुत है। इसके बाद साइंटिफिक इंक्वायरी क्या होती है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस या इट इज अ काइंड ऑफ वेज, इसके अंदर बच्चा नेचुरल सेटअप या एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करता है जितने एविडेंसेस उसके पास हैं।
एंड जो नेशनल साइंस एजुकेशन स्टैंडर्ड है उनका ये मानना है कि इंक्वायरी इज द सेंट्रल ऑफ द साइंस लर्निंग। साइंस लर्निंग, वैज्ञानिक जो सीखना है उसके लिए तो इंक्वायरी लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रिएट करता है, कोलबर्न का क्या कहना है, क्रिएशन ऑफ अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट इंगेज इन एसेंशियली ओपन माइंडेड स्टूडेंट सेंटर और हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, जिसके अंदर सभी बच्चे इंगेज हैं, अपने आप से काम कर रहे हैं, ओपन माइंडेडली पूछ रहे हैं और हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी है, क्योंकि बच्चा पूछ के जानने की कोशिश कर रहा है तो वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह ही काउंट होगी। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंक्वायरी किस चीज पे बेस करता है, बच्चों के इंटरेस्ट पे, बच्चों के मोटिवेशन पे। अगर बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन पुट अप नहीं करेगा। इसके बाद है वाइड वेराइटी रिसोर्सेज की तरह काम होगी, आप एक नहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हो। आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो अगर एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन भी पूछेगा तो सभी को डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। टीचर का काम एज अ फैसिलिटेटर और गाइडर ही है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पूछना चाहिए, इसका क्या महत्व है, बच्चों की लर्निंग अच्छी हो जाएगी, थ्रो आउट जानने की कोशिश करेंगे और बच्चा जो है मास्टर ऑफ टाइम बन जाएगा अपने स्कूल में ही, मतलब उस चीज की मास्टरी पूरी आ जाएगी। अब अप्रोचेस क्या क्या हैं इसकी, सबसे पहली अप्रोच है, मतलब इंक्वायरी की भी क्या क्या दृष्टिकोण है। सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद है गाइडेड एंड देन इसके बाद है ओपन इंक्वायरी, उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड। पहली है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। स्ट्रक्चर में ये जान लो जिसके लिए आप देखो, स्ट्रक्चर से आपको क्या समझ पा रहे हो कि आपके पास कोई संरचना है, तो संरचना होने का क्या मतलब है, आपके पास कोई स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी का भी यही मतलब है, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स को ना एक फ्रेमवर्क गिवन है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक पाथ बना हुआ है कि पहले आप ये इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछो, फिर आपको ये एक्सटेंट तक क्वेश्चन पूछना है, फिर आपको ये पूछना है, फिर आपको ये पूछना है, फिर ये, देन आप टॉप ऑफ द पूछोगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी का क्या मतलब है, जिसके अंदर बच्चा डाटा कलेक्ट करता है, रिलेशनशिप जानता है और एक गिवन फ्रेमवर्क के अंडर ही रह के सारे काम कर रहा है, उसके पास सारे इक्विपमेंट या सारा प्रोसीजर उसको ऑलरेडी गिवन है, वो एक एज अ इन्वेस्टिगेटर काम करता करता उन चीजों पे ही रहेगा। देन इन अदर वर्ड में क्या कह सकती हूँ, जिसके अंदर कॉमन लर्निंग हो रही है, बच्चे काम कर रहे हैं और इन फ्रेम काम कर रहे हैं। इसके बाद गाइडेड इंक्वायरी। गाइडेड इंक्वायरी का मतलब है यहाँ पे बच्चों को प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करी जाएगी और बच्चों को गाइड कर दिया जाएगा समय समय पे कि बेटा आप अगर मोल्ड नहीं कर पा रहे हो बच्चों को तो मोल्ड करने की कोशिश करोगे। प्रोसीजर और प्रॉब्लम्स बताते चलेंगे बच्चों को कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो बेटा आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो टीचर आपको बढ़िया आंसर दे पाएगी। इसके बाद ओपन इंक्वायरी। ओपन इंक्वायरी बहुत सिंपल है, जिसके अंदर बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, कैसा भी पूछ सकता है, साइंस से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। तो ओपन इंक्वायरी नाम से पता चल रहा है कि अगर आप साइंस के टीचर हो तो बच्चे आपसे साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चों को पूरी फ्रीडम है कि वो ओपनली इंक्वायरी कर सकें। देन आता है रेजिंग क्वेश्चन, नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रश्न उठाना। तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंक्वायरी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैव फुल अथॉरिटी टू आस्क द क्वेश्चंस। देन इसके बाद है हाइपोथेसिस पे, मतलब जो क्वेश्चन है वो हाइपोथेसिस बेस्ड होने चाहिए कि बच्चा उसके लिए कोई आइडिया लगा रहा है पहले ही कि अगर मुझे फोर्स के बारे में पूछता है तो मैम व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फोर्स। तो उसके पास अपनी हाइपोथेसिस है कि अगर मैं ये जान जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि अगर मैं किसी इस पे प्रेशर लगा रहा हूं तो कैसे काम कर रहा है, पेन भी प्रेशर से काम कर रहा है। तो रेजिंग क्वेश्चन का मतलब है हाइपोथेसिस बनाओ, इन्वेस्टिगेट करो, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो एंड रिकॉग्नाइज करो कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद है प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट नाम से समझ आ रहा होगा, भविष्यवाणी करना, जिसके अंदर यू आर डूइंग द फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर इवेंट। जब आप भविष्य में होने वाली किसी चीजों के ऊपर आप अपनी जो भविष्य बता देते हो तो वो हमारा भविष्यवाणी कहलाती है। ये होती कैसे, इसका जरूर ध्यान रखना कि आपके पास एविडेंसेस को आपने ऑब्जर्व किया है और आपने अपनी हाइपोथेसिस बनाई है, तब आपने ये प्रेडिक्शन की है। प्रेडिक्शन में ये जरूर ध्यान रखना कि मान लो मेरी क्लास में कोई प्रियंका नाम का बच्चा है, तो मैंने उसे देखा और देखा भी नहीं, जस्ट नाम सुना और मैंने कहा कि प्रियंका विल गेट द 80% मार्क इन डीएलएड सेकेंड ईयर। तो मैंने कैसे बता दिया ये, मैंने तो बस तुक्का मार दिया है। एंड वही प्रियंका नाम का बच्चा है, फिर मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, मैंने उसकी फाइल्स देखी हैं, मैंने उसका काम देखा है, उसके डिसिप्लिन देखे हैं, और जब ये देखने के बाद मैं कह रही हूँ कि शी विल गेट द 75% मार्क्स, तो ये मेरा प्रेडिक्शन होगा। जब आप चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद यू आर गिविंग द एक्सप्लेनेशन फॉर समवट, देन यू कैन प्रिडिक्ट दैट थिंग। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप ऐसे ही फोरकास्ट कर रहे हो कुछ भी।
आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप दोगे प्रेडिक्शन? तो पहले बात तो आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। दूसरा, उन प्रेजेंट एविडेंसेस को आप जस्टिफाई कर पाओ, आप रीजन बता पाओ कि वर्तमान में आपके पास जो भी साक्ष्य हैं वो क्यों है और उनको उचित ठहराना किस लिए इंपॉर्टेंट है। देन प्रेडिक्शन उन्हीं बेस्ड फ्यूचर बेस्ड थिंग्स का होगा जिनको आपने ऑब्जर्व किया है, आपने एविडेंसेस देखे हैं और आप जस्टिफिकेशन भी दे रहे हो। इसके बाद आती है हाइपोथेसिस। इट इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, किसी घटना या किसी वस्तु का अस्थायी स्पष्टीकरण देना, मतलब आप स्पष्ट तो कर रहे हो, एक्सप्लेन तो कर रहे हो, बट ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपकी फ्यूचर में जाके डील कर पाओगे कि इज इट येस और नो, ठीक है। दूसरा, हाइपोथेसिस क्या होती है? टेस्ट की जा सकती है। तीसरा, इट विल गेस और इमेजिनेटिव आइडिया, मतलब ये आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, ये आपको आइडिया देते हैं। हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हो, कैसे कंक्लूड कर सकते हो? पहले आपको इन्फो करना पड़ेगा, मतलब अनुमान लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आइडिया क्लैरिफाई करके देने पड़ेंगे। इसके बाद कह रहा है कि आपको ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप बताने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब जैसे हमारी थ्योरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, उनको समझाने के लिए आपको सिद्धांत देने पड़ेंगे। देन ये अगर कॉन्सेप्ट एक सिचुएशन में अप्लाई हो गया तो आप उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और क्या कह रहे हैं? देयर कैन बी मोर देन वन पॉसिबल इवेंट, मतलब आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। द हाइपोथेसिस कैन बी testable and can be depend on the gathering of what evidences. Then आती है आपकी ऑब्जर्वेशन। आई थिंक आपको हाइपोथेसिस क्लियर हो गई है। ये हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, टेस्टेबल है, वेरीफाइबल है, डाटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है और एविडेंसेस पे डिपेंड करती है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? अपनी सेंसेस को यूज करते हुए डाटा का कलेक्शन ऑब्जर्वेशन ही कहलाता है। ऑब्जर्वेशन सबसे फंडामेंटल स्किल है, छोटा बच्चा भी करने लग जाता है। अपनी मम्मी को छोटा बच्चा कैसे जानता है? जब उसकी मेमोरी में कुछ भी नहीं है। तो जो भी चीजें आप 5 सेंसेस को यूज करके एज अ टूल कलेक्ट कर रहे हो वो आपके क्या कहलाएंगे? ऑब्जर्वेशन ही कहलाएंगे। ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट सराउंडिंग, जब आप चीजों को अपने परिवेश में देखते हो तो वो जो इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी वो ऑब्जर्वेशन रहेगी। डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट में? आपकी मेंटल फैकल्टीज, जो आपकी मानसिक क्षमताएं हैं उसकी डेवलपमेंट में भी ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसके अंदर आप सिर्फ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हो, लाइक आपने किसी बच्चे को देखा, आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि बच्चा तो अहिंसावादी है, बच्चे का कलर गोरा है, आंखों का कलर ब्लैक है, एंड क्वांटिटी वाइज देखा तो आपने देखा कि इसने साइंस में 10 नंबर गेन करे हैं तो ये 50 में से तो एक अच्छा बच्चा नहीं है। तो मतलब आप क्वालिटी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो तो वो हमारा क्वालिटी हो जाएगा। अगर आप उसको क्वांटिफाई भी कर रहे हो, मेजरिंग यूनिट पे भी लेके आ रहे हो तो वो आपका क्वांटिटेटिव हो जाएगा। आपको ऑब्जर्वेशन बनाते वक्त कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट में ही कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आप इमेजिनेशन में नहीं कर सकते हो। आप ऑब्जर्वेशन तब कर पाओगे जब आपके पास पूरी क्लास है आपके सामने और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट। गाइडलाइन होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन प्रॉपर करने के लिए। आप ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन टीचर एज अ गाइड और फैसिलिटेटर रहेगा अगर बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अलॉन्ग स्टूडेंट बच्चे को भी ऑब्जर्वेशन करती रहना, टीचर को भी ऑब्जर्वेशन करते रहना है अपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो अपने एविडेंसेस को रिकॉर्ड भी कर ले और इंडिपेंडेंट होकर सब अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दे। अब आते हैं मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्यों का रिकॉर्ड कैसे बनाना है। सबसे पहले तो क्या इक्विपमेंट आप लोगे, क्या मटेरियल लोगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास मेजरमेंट आपको कैसे करनी है। अगर आपने डाटा रिकॉर्ड भी कर लिया तो आप उसे मेजर कैसे करोगे, चेंजेस कैसे करोगे। नेक्स्ट, आप कंपेयर कैसे करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस ऑर्डर में आप कर रहे हो रिकॉर्डिंग। देन इसके बाद हैंडलिंग कैसे करोगे, और हैंडल कर रहे हो तो हम कुछ मैनिपुलेशन भी कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा डाटा इतना एग्जैक्ट आए कि आपका रिजल्ट हमेशा ही सही आ जाए। तो कुछ सेफ्टी और अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली हम उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इफेक्टिव टूल लेके चलना है आपको कि कैसे कर रहे हो, कि आप क्वेश्चन एयर से कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन से रिकॉर्ड बना रहे हो, कैसे बना रहे हो अपने एविडेंसेस के रिकॉर्ड। हमें रिस्पेक्ट रखनी है जो उनके चारों ओर की लिविंग थिंग्स हो गई। एक सक्सेसफुल प्लान बनाना है जिसकी सक्सेस होने की रेट बहुत ज्यादा हो। प्रिसीजन पे काम करनी है, मतलब एरर फ्री हमें रिकॉर्डिंग करनी है। देन हमें अप्रोप्रिएट मेजर करना है कंपैरिजन कर रीडिंग्स को।
ऐसे एडिक्वेट सेट ऑफ मेजरमेंट्स लगाने हैं जो हमारे हाथ से हो पाए, ऐसा नहीं है कोई और करके हमें दे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की भी आपको प्रिसीजन देख लेनी है कि वो ढंग से प्रिसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, और रिजल्ट कंप्यूट करते हुए इफेक्टिव वे देखने हैं कि जिससे आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट और आपकी एरर फ्री प्रिसाइज रिजल्ट आप दे पाओ। अब एविडेंसेस को इवेल्युएट कैसे करोगे, तो कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आपको सारे अपने फैक्ट्स और फैक्ट्स के साथ स्टैटिस्टिक बनानी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स होती है कि जब आपने डाटा थ्योरेटिकल और रिटन पैटर्न में ना रख के टेबुलर फॉर्म में ज्यादा कर दिया हो, मीन मोड मीडियन मोड निकाल दिया हो, तो भी आपके डाटा बहुत इजीली इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है मेथड्स ऑफ टीचिंग। पढ़ाने के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो कक्ष में आप पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जिसके अंदर टीचर सेंटर्ड होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर और स्टूडेंट दोनों सेंटर्ड होते हैं। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो स्टूडेंट एंड टीचर सेंटर्ड। लेबोरेटरी स्टूडेंट सेंटर। ह्यूरिस्टिक भी स्टूडेंट सेंटर्ड है। प्रोजेक्ट स्टूडेंट सेंटर्ड है। असाइनमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड है। एक्टिविटीज ऑल्सो स्टूडेंट सेंटर। एक्सपेरिमेंट मेथड इज ऑल्सो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। तो फर्स्ट वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहला ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है, ह्यूरिस्टिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बना है, ह्यूरिस्किन। ह्यूरिस्किन का मतलब होता है डिस्कवरी करना। इट इम्प्लाइज टू डिस्कवर। ह्यूरिस्टिक वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूरिस्टिक मेथड का दूसरा नाम डिस्कवरी मेथड भी है। कभी सोचो कि मैम ये क्या मेथड है, हमने तो कभी नहीं सुना। तो ह्यूरिस्टिक मेथड इज अ काइंड ऑफ मेथड जिसके अंदर द पर्सन इज गोइंग टू डिस्कवर सम न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू कंटेंट। तो नॉलेज इज अ सेकेंडरी कंसिडरेशन ऑल टुगेदर कहता है कि जो ज्ञान है ना वो सेकेंडरी है, फर्स्ट हम डिस्कवर ही कर रहे हैं, और डिस्कवरी जैसी हमारी हुई है उसके ऊपर आप अपना ज्ञान दे रहे हो। इसके बाद है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्गर का क्या कहना है कि साइंटिफिक फैक्ट्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली लेक्चर के थ्रू नहीं कर सकते हैं, हम टेक्स्ट बुक में लिखे हुए मैटर के थ्रू भी नहीं कर सकते हैं। हमें बच्चों को कुछ तो टेंडेंसी इंक्रीज करवानी पड़ेगी कि बच्चे जाएं और खुद से खोज सकें। डेफिनेशन क्या दी है, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज अ मेथड व्हिच इन्वॉल्व प्लेसिंग स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन एटीट्यूड टू डिस्कवर। जिसके अंदर हमें बच्चों को ऐसी सिचुएशन में रखना है जहां तक हम रख सकते हैं कि बच्चे चीजों को पढ़ने या चीजों को ढूंढने चीजों को रटने के अलावा जाएं और अपनी चीजों को खुद से स्वयं से खोज पाएं। ठीक है, इसके बाद है मेरिट्स। क्या फायदे हुए, साइंटिफिक आउटलुक बढ़ेगा बच्चे का सबसे पहले तो। दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स चीजें भी सिंपल दिखाई देंगे जब बच्चा खुद से करेगा। इंडिपेंडेंट है, बच्चे खुद से करके देख रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सपेरिमेंट और सिस्टमेटिकली सॉल्व हो सकती हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड एडिक्वेट ट्रेनिंग मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च के लिए एक एडिक्वेट ट्रेनिंग है। जैसे जाके बच्चा बाद में रिसर्च करेगा तो यहाँ से उसे एक पूरा सेटअप मिल जाएगा। देन इट इज अ फॉर्मेटिव रादर देन इंफॉर्मेशनल। ये सूचनात्मक है, मतलब सूचनात्मक नहीं है, ज्यादा फॉर्मेटिव है, जिसके अंदर आप बच्चों को ऑन टाइम करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं वैसा ही है ये कुछ। तो इट डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। खोज पूर्ण रखने की चीजों की बच्चे की टेंडेंसी बढ़ेगी। सेल्फ लर्निंग बढ़ेगी, सेल्फ डायरेक्शन बनेगा बच्चा, सेल्फ लर्निंग बढ़ेगी और सेल्फ डायरेक्टेड भी बच्चा बनेगा क्योंकि खुद से कर रहा है। एंड स्टूडेंट विल गो फॉर द सोशल स्किल्स लाइक ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इन पे भी देखेगा क्योंकि उसे अपने डिसीजन अपने आप बनाने और विदाउट बायस होके बनाने हैं। साइकोलॉजिकल साउंड कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। स्टूडेंट्स में हैबिट ऑफ डिलीजेंसी, मतलब कैसा खुद से परिश्रम करने की आदत बढ़ेगी, खुद बच्चे लेबोरियस बनेंगे। ठीक है, लेबर करना सीखेंगे अपने ऊपर भी। ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर स्कूल के साथ जो टीचर है वो बच्चों का काम असाइन कर सकता है, और ये चीजें स्कूल में भी हो सकती है, क्लासरूम में भी हो सकती है और बाहर की सेटअप में भी हो सकती हैं। एंड देयर विल एनहांस द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब टीचर एंड टॉट दोनों के बीच के रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। लिमिटेशन क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट किसके लिए, सिलेबस को कवर करने के लिए, क्योंकि एक बच्चा किसी चीज को खोजने के लिए 10 मिनट भी ले सकता है और किसी चीज को खोजने के लिए 10 दिन भी ले सकता है। तो जो हमारी छोटी क्लासरूम होती हैं उसके लिए, मतलब छोटे बच्चे इतना ज्यादा खोजपूर्ण नहीं होते हैं, एक कॉम्पिटेंट टीचर की जरूरत पड़ेगी। बच्चा और टीचर दोनों सेल्फ एफिशिएंसी बहुत होनी चाहिए, हार्ड वर्कर हो
और जो टीचर है वो इस चीज पे भी एम्फेसाइज करे कि उनकी मेजरमेंट और क्वालिटी बहुत प्रिसाइज हो। बिगिनर्स के लिए इट इज नॉट दैट क्वाइट सूटेबल। गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करना है। इस मेथड से बच्चों को जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ रॉन्ग आइडिया फॉर द स्मॉल किड्स, क्योंकि बच्चों में उनमें इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी सिचुएशन में जाएं और अपना दिमाग लगा के चीजों को खोज रहे हैं। उन्हें एज अ फैसिलिटेशन या रिसोर्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। एंड इससे जो लर्निंग एबिलिटी है वो कम होती हैं, एंड जो स्पेसिफिक स्किल है ना वो इनहेंस नहीं हो पाती हैं। तो अगर मैं ह्यूरिस्टिक मेथड को ओवरऑल कंक्लूड करूँ तो हमें क्या पता चला, सबसे पहले तो ये एक डिस्कवरी मेथड है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्राइमरी क्लासेस एंड इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर द अपर प्राइमरी क्लासेस, and it will leads the competent teacher only। laboratories, labs, investigation के लिए equipments, measurement के लिए tools, ये सारी चीजें भी हमारे पास होनी चाहिए, and it is a quite away from the traditional method। देन आता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड सब बच्चे बहुत अवेयर है, क्योंकि सब बच्चों को मिलता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ये ऐसी बॉडी है या फिर एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर करिकुलम में पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर ना हो, और उनकी कंटेंट ऑन स्टडी को बच्चों पे रिले ऑन करने के लिए, या बच्चों की ऐसी टेंडेंसी इंक्रीज करने के लिए कि उनके अंदर प्रैग्मेटिज्म इंक्रीज हो, मतलब प्रैक्टिकल जो एबिलिटी है उनके व्यवहार में ऐड हो।
सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट यू नीड टू नो। ऐसे कौन कौन से 4 एक्सपेरिमेंट हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहले है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, जिसके अंदर आपको जो भी सिचुएशन प्रोवाइड करनी है ना, वो कंट्रोल्ड करनी है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी एक्टिविटी या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो उनके लिए जो हमारी सेटअप रहेगा, एनवायरमेंटल सेटअप रहेगा, वो पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा कि आपको टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है, ये चीजें आपको मेंटेन करनी है और कैसे करनी है उस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अगर हमें किसी प्लांट को ग्रो करते हुए देखना है तो वो मेरा नेचुरल सेटअप के अंदर होगा। देन लेबोरेटरी लाइक आपको कोई केमिकल का पता लगाना है, उसका टेम्परेचर देखना है, या फिर मैं बहुत इजीली बात करूं कि हमें एसिड बेस का पता लगाना है वहां पे। और फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक जगह पे जाकर ही परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसका एनवायरमेंट वेल कंट्रोल्ड होता है, उसे आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहोगे। उनकी मेजरमेंट तभी पॉसिबल है जब आप एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट उस एक्सपेरिमेंट को प्रोवाइड करते हो। पार्टिसिपेंट्स आर रेंडमली एलोकेटेड फॉर द ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ ग्रुप। मतलब अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें रेंडमली एलोकेट कर दिया जाता है कि ये आपको करना है, ये इसे करना है, क्योंकि हमारी सिचुएशन कंट्रोल्ड है, ना कि पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल्ड। एडवांटेजेस क्या है, इट इज अ रेप्लीकेट अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई कार्य जैसे हो गया है उसी कंट्रोल कंडीशन में उस कार्य को परफॉर्म कराना, तो ये रेप्लीकेट है, मतलब ये कॉपी है हमारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की, और ये स्टैंडर्डाइज भी है। लाइक अगर मैं हमारे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो अगर मैं दूध से कर्ड बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास कंट्रोल्ड एनवायरमेंट होना चाहिए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। प्रिसाइज और एक्सट्रीनियस हमारे वेरिएबल्स वो होते हैं जो बाहर के एनवायरमेंट की वजह से हम कोई भी कार्य जो है पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। तो extraneous variables are those variables which is affecting our experiment from the outside of the environment. देन इसके बाद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसपे जो डिपेंड नहीं करते, एंड दिस अलाउड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता चल जाता है। लिमिटेशन क्या है, सेटिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है रियल लाइफ में। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, मतलब इकोलॉजिकल जो हमारी परिस्थितिक वैधता है, मतलब हम उसी वैसे इकोलॉजी उसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। मीन एंड दिस वुड बी नॉट मीन टू पॉसिबल जनरलाइजेशन द फाइंडिंग टू अ रियल लाइफ सेटिंग। मतलब हमें वैसा ही सामान्य रूप जैसे रियल लाइफ सेटिंग में होती है कर पाना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट भी होता है। देन आते हैं हमारे नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स आर दोज एक्सपेरिमेंट्स विच आर अकर्ड इन या फिर कंडक्टेड इन अ डे टू डे लाइफ। लाइक इसमें कोई एक्सट्रीनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करना, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करना है। अगर मैं किसी बच्चे को एक काम दूं कि जाओ आप नेचुरल सेटअप में देखो जाके कि एक प्लांट कैसे ग्रो करता है, तो वो मेरा नेचुरल एक्सपेरिमेंट होगा। कितने दिनों से लगे हैं, कब वो सीड में से सैपलिंग्स आ गई हैं, क्या क्या चीजें कन्वर्जन हुई है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि हमारे जो बिहेवियर नेचुरल सेटअप के अंदर होता है वो बहुत लाइकली होता है कि हम उस नेचुरल कंडीशंस को क्या कर सके, नेचुरल सेटिंग के अंदर हम वो वैलिड इकोलॉजिकल सिस्टम हम दे पाए। एंड इट लेस लाइकलीहुड ऑफ डिमांड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजल्ट। इससे ये भी है कि हमारी जो विशेषताएं हैं जैसी हमें चाहिए उसको प्रभावित करने की संभावनाएं कम होती हैं। एंड एज अ पार्टिसिपेंट may not know that they are being studied। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कोई पढ़ रहा है तो उन्हें वो काम करना है, उन्हें कोई ऑब्जर्व करना है तभी वो काम परफॉर्म करना है। एंड इट कैन बी इन अ सिचुएशन विच वुड बी एथिकली अनएक्सेप्टेबल टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम ऐसी स्थितियों का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसमें हम जो बिल्कुल ना नैतिकता के साथ रहेंगे, क्योंकि हम तो कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। अगर मैंने कहा कि एक प्लांट को ग्रो करते देखना है तो वो अपना टाइम लेगा ही लेगा, चाहे आप उसे कितना पानी दे रहे हो, कितनी खाद दे रहे हो, पर उसके लिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो होगा ही होगा। ठीक है। देन आती है लिमिटेशंस हैं कि क्वाइट एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। मैंने कहा कि प्लांट को ग्रो करते देखना है तो वो अपना स्पेसिफिक टाइम लेगा, दैट मीन्स इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। कंट्रोल नहीं है हमारा एक्सटीनियस, जैसे कि अगर बाढ़ आ गई, धूप ज्यादा हो गई, मतलब ऐसी चीजें हम जिसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो रिसर्चर जो है एक दूसरे को कॉपी भी नहीं कर सकता और सेम वे भी काम नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है।
इसके बाद आते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, दोज एक्सपेरिमेंट्स विच आर कंडक्टेड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ स्पेस नोन एज लेबोरेटरी, वहीं पे किए जा सकते हैं और इनके लिए आपके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको सारी चीजें आपकी लैब्स के अंदर ही प्रोवाइडेड होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? ओनली मीन्स बाय कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट को दिखाने के लिए होते हैं। प्रिसाइज होते हैं, प्रिसाइज का मतलब हमारे पास जितने भी एक्सट्रीनियस या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल हैं आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, उसको मेजर करना भी इजीली होता है और रिपीटेड टाइम पे भी आप इसे कर सकते हैं। और क्या है? नॉट टिपिकली रियल लाइफ सिचुएशन से कोई भी, मतलब ये रियल लाइफ सिचुएशन में आप नहीं करा रहे हो, आपको पूरा सेटअप देना पड़ रहा है। एंड दीज आर अनयूजुअल टास्क लाइक, एंड लेबोरेटरीज के अंदर जो है बिहेवियर जो चेंजेस हैं वो बहुत कम होंगे, कंट्रोल सिचुएशन होंगे, प्रिसाइज बिहेवियर ही होगा। और इट इज अ मेजर प्रॉब्लम विद एक्सपेरिमेंटल मेथड, कंसर्न एथिक्स, एथिक्स बहुत कम फॉलो किए जाते हैं। आप भी एज अ टीचर आप फेस भी करोगे, अगर आप टीचिंग में नहीं भी हो तो आप सब लैब्स गए होंगे, तो हमने देखा है कि कितना इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, टीचर्स को क्या क्या डिफिकल्टी होती है, बिहेवियर चेंजेस नहीं हो पाते हैं, बच्चे ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, तो वो मतलब डिसएडवांटेजेस की तरह चले जाते हैं। देन आता है हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। फील्ड एक्सपेरिमेंट वो होते हैं द एक्सपेरिमेंट विच आर डन बाय द पार्टिसिपेंट इन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फील्ड एंड द एक्सपेरिमेंट स्टिल मैनिपुलेट, यहाँ मैनिपुलेट कर सकता है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम रियल लाइफ सेटिंग में ये काम कर रहे हैं। अब एडवांटेजेस क्या क्या कहा मैंने कि जो पार्टिसिपेंट है वो मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो अपने बिहेवियर चेंजेस में रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करे, ये बहुत अच्छा है। और हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपको पॉन्ड में जाके देखना है तो आप एक घर पे पॉन्ड नहीं बना सकते, आप उस पॉन्ड की इकोलॉजी देखनी है तो आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा और वहीं से आपको ज्यादा सुटेबल चीजों का पता चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट करेंगी रिजल्ट पे, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्चर को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अपना बिना लिमिटेशंस के वो कार्य भी कर सकता है। फिर इसके बाद आते हैं देयर इज अ लेस कंट्रोल ओवर एक्सट्रीनियस, यहाँ पे कोई भी बाह्य जो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। एंड इट जो रिसर्चर है वो रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता सेम वे में, मतलब मैं कहूँ कि आपको यही चीजें नवंबर के टाइम पे करनी है और यही चीजें आपको जून के टाइम पे करनी है, तो वो एक सा नहीं मिलेगा। देन स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंट मेथड, सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट करो कि आपको क्या किसके बारे में बताना है, क्या आपकी प्रॉब्लम रहेगी और उसकी क्या लिमिटेशंस रहेंगी। दूसरा है लिटरेचर के बारे में, उसका लिटरेचर पूरा मतलब थ्योरेटिकल भी आपको बच्चों को समझाना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, प्रॉब्लम की प्लानिंग करनी है, फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना है, देन आपके आउटकम जो यील्ड रहेगा उसको मेजर करना है। इसके बाद उस डाटा, जितना भी आपको डाटा मिला उसे एनालाइज करके, रीड करके, अंडरस्टैंड करके आप अपना रिजल्ट बना सकते हो, अपना कंक्लूजन बना सकते हो और फिर उसके बाद फॉलो अप देनी है अपने टीचर्स को। फायदे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ज्यादा है, रिलायबल डाटा प्रोवाइड हो जाता है, जो आप कंडीशंस है उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मतलब सब जैसे इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्टिव, कि मेरी ओपिनियन अलग है किसी चीज को लेके, आपकी ओपिनियन अलग है, तो ये सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी और हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ही जाएंगे। नए आइडिया इनोवेट हो सकते हैं और एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भी हम प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। इट विल लीड टू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड होती हैं, इंटरेस्ट और इंस्पिरेशनल के साथ हम काम कर सकते हो, एंड जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं उनके पीछे क्या रीजन है और उन पे लाइट डालने की ये कोशिश करता है। अगर मैं नुकसान की बात करूँ, डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, बिहेवियर चेंज का कैसे रहोगे, और जितने भी टाइप ऑफ एक्शन है ना वो हमारे लेबोरेटरी सेटअप में कई बार नहीं हो पाते या हम ऐसा काम नहीं कर पाते बिकॉज इट विल नीड द एक्सपर्टीज टू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट। सो वी कैन कंक्लूड दैट एक्सपेरिमेंट जो मेथड है वो हमारा कैसा मेथड है जिसके अंदर बच्चों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है, टेक्निक्स यूज होती हैं, सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव ज्यादा गेन किया जाता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे आपको जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो हमारे कॉन्क्रीट होते हैं और बच्चों के इंटरेस्ट और इंस्पिरेशन भी बढ़ता है। इसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज क्वाइट, मैं बोलूँ थोड़ा सा नैरो है हमारे एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आप चीजें करके देख रहे हो, यहाँ पे आपको कोई चीजें करके दिखा रहा है, मतलब आप फिर भी अपना एक्सपीरियंस तो गेन कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, बट एक्सपेरिमेंट मेथड में लर्निंग बाय डूइंग का एस्पेक्ट भी था। डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ से निकला है? डेमो का मतलब होता है दिखाना। सो इन दिस काइंड ऑफ मेथड वी द स्टूडेंट या द टीचर द एक्सपर्टीज गिव द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स बाय शोइंग देम। यहाँ पे
जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, उसे हम बच्चों को दिखा के शो कर रहे होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इज ऑल्सो इफेक्टिव टेक्निक्स विच एम्फसाइज इंटरेक्शन ऑफ द अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर देमसेल्फ। स्टूडेंट्स आर इंड्यूस्ड टू थिंक, रीजन, आर्ग्यू विद द व्यू पॉइंट। यहाँ पे बच्चे के पास इतनी पावर भी होती है, सबसे पहले तो टीचर की एक्सपर्टीज उस बच्चे को दिखा रहा है तो सबका पार्टिसिपेशन है, बस बच्चे के पास एक पावर और है कि बच्चा जो है उन पे क्वेश्चंस भी पुट कर सकता है। नेक्स्ट है, दिस इज द मेथड इन विच बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट गॉट द अपॉर्चुनिटी। दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, दोनों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि सबको अपनी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और उन्हें वो डेवलप भी कर सकते हैं। और ये साइंस टीचिंग में एक इंपॉर्टेंट मेथड है, बिकॉज समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट एंड वी आर नॉट एबल टू शो देम वेरी लाइकली, तो हम वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं और ये हमारी लर्निंग प्रोसेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। देन आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन टीचिंग एंड साइंस। क्या फायदे हैं, कैसे काम होता है? तो अगर मैं बात करूं, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ लेबोरेटरी वर्क। जैसे लैब्स में काम होता है, ये वहां पे भी कोऑर्डिनेट करता है और बहुत सारी चीजें हम लैब्स की ही दिखाते हैं। सेफ है, अगर ज्यादा बात करें हम एक्सपेरिमेंट से, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट पे लेके जाते हैं, सिग्निफिकेंट और रिच एक्सपीरियंसेस बच्चों को देता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ती है। डेमोन्स्ट्रेशन जो बच्चों के व्यूज है ना, वो उसी रिगार्डिंग रहते हैं, कहीं भटकते नहीं है। एंड डेमोन्स्ट्रेशन सीम्स टू बी डेंजरस इफ दे आर परफॉर्मिंग देयर ऑन। और डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बार इसलिए भी कराया जाता है क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जिसे अगर बच्चा स्वयं करे तो उसे हानि भी पहुंच सकती है। स्टेप्स टेकन इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सबसे पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि आपको डेमो कैसे देना है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक देंगे, यहाँ पे आप अपने टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, देन अपना जो चीजें हैं वो आप प्रेजेंट कर रहे हो, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन लेसन बना रहे हैं। देन मेरिट्स क्या है, सबकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगी, स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, हेल्पफुल मेंटल एबिलिटीज को, मेंटल फैकल्टीज ऑफ माइंड को इलेबोरेशन करने में या उनको बढ़ावा देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है। इकोनॉमिक मेथड है, ज्यादा ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है, टीचर्स के लिए हेल्पफुल है एंड इट विल गिव द क्लियर कट एंड परमानेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। और अगर डीमेरिट्स की बात करूं तो मैं क्या है, साइकोलॉजिकल इतना नहीं है क्योंकि चीजें करके देखने में ज्यादा आसानी से याद होती हैं, ना कि सिर्फ शो करने में। बच्चों के लिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है बिकॉज देयर प्रैक्टिकल एबिलिटी इज नॉट डेवलपिंग हियर। अब प्रैक्टिकल लिमिटेशन की बात करूं, अगर सक्सेसफुल चाहिए तो क्लासरूम का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ये पेन दिखा रही हूं तो मेरे पास इतना स्पेस भी हो कि सभी बच्चे उस पेन को देख पाए, ऐसा ना भीड़ भड़ाका करें और फिर वो इनडिसिप्लिन फिर से क्रिएट हो। एक्सपीरियंस टीचर चाहिए जो अच्छे से क्या कर पाए, डेमोन्स्ट्रेशन कर पाए। इट इज बेसिकली टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। स्टूडेंट तो उसे छूना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं उन्हें, पर ऐसा नहीं होता एंड इससे नए फैक्ट्स नहीं इवॉल्व हो रहे। टीचर ने जैसा बताया बच्चों ने उसे गेन कर लिया एंड दैट्स इट। और अगर आपको अपना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सक्सेसफुल बनाना है तो आप कैसे ध्यान रखोगे? सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऐसे ही आप अपने डेमोन्स्ट्रेशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, फिर अपरेटस देखोगे, बिफोर एंड पहले ही आप उन चीजों को सेटअप करके रखोगे कि मुझे क्या लेके चलना है, कैसे लेके चलना है, क्या कार्य करने हैं। और इसके जो एक्सपेरिमेंट्स जितने भी सेटअप थे, अपरेटस थे, वो सॉर्टेड और स्पेसिफिक ऑर्डर में पहले ही अरेंज कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके अरेंज करके दिखा रहे हो, ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब दिखाने गए हो, आपको पूरी लैब में टेस्ट ट्यूब नहीं मिल रही है। देन इट इज अकॉर्डिंग, जितने भी बच्चे का एज रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, उसकी क्या मेंटल पावर है, इनका ध्यान में रखते ही आप डेमोन्स्ट्रेशन को शो करोगे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी अवॉइडेड। ऐसा इतना बड़ा लंबा चौड़ा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देना है कि बच्चे भी हमारा बोर फील करना स्टार्ट कर दें। डेमोन्स्ट्रेशन को और अच्छा बनाने के लिए आप चार्ट, पेपर, फोटोज, मॉडल्स ये भी यूज कर सकते हो एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर्क शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कंटेंट। इफ नॉट देन योर डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट वैलिड और रिलायबल फॉर द टॉपिक। डेमोन्स्ट्रेशन टेबल शुड बी वेल लाइटेड। जो दिखाना है, जितना दिखाना है, आप उसे भी बहुत अच्छे से लाइटन अप करोगे। कंक्लूजन की बात करूं, देयर आर स्टिल मैनी लिमिटेशंस बट देयर आर बेनिफिट्स आल्सो। द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज हेल्पफुल फॉर द safety purpose. The demonstration method is helpful for the teacher also, and the demonstration method is also for the student because sometimes there is a very much indiscipline in the classroom and there is very much kind of स्किल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जब बच्चे अपने आप से कार्य नहीं कर पाते हैं तो भी बच्चे जो है अपना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद है फील्ड ट्रिप्स, विजिट्स और एजुकेशनल एक्सकर्जन। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम बच्चों को कैसे फील्ड ट्रिप पे लेके जाएंगे या हमारे बाहर अगर हमें भ्रमण कराना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट ऑफ फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप जो किसने दिया था, जॉर्ज शिलीबियर ने, क्वार्ट स्कूल एट एबने, न्यू वॉशिंगटन में।
लंदन में। इसके बाद क्या है कि फील्ड ट्रिप जो है एक प्लेस है जहाँ पे आप रेगुलर क्लासरूम के बोर्डम से बाहर निकल के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कहीं और जाते हो। इट विल गिव द मोर अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स एंड फील्ड विजिट और ट्रिप्स में हमारे जू, म्यूजियम, थिएटर, स्कूल्स और अदर देन या फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लेस भी इंक्लूड होते हैं। फील्ड ट्रिप के अंदर बच्चों को साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप कराने की कोशिश की जाती है। देन फीचर्स क्या हैं? फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, हमारे जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, मतलब उनके लिए भी जो अवधारणाएं थी उसको एक सुविधा प्रोवाइड करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, सोशल इंटरेक्शन होगा और बच्चे अवेयर भी रहेंगे कि हमें कैसे किसी कार्य को करना है। देन आते हैं पर्पस ऑफ फील्ड ट्रिप। पर्पस क्या है? करिकुलम, हमारी करिकुलम की इनहेंसमेंट हो जाती है और क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बढ़ती है, बच्चे जो है एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बच्चों में क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन देखने और रियल लाइफ सिचुएशन से डील करने की चीजें आती हैं। इट विल बी मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल ऑल्सो। आप सबको याद है कि जब आप ट्रिप पे गए थे, टूर पे गए थे, तो आपको वो बहुत दिन याद रहते हैं, आपके पास उनकी मेमोरीज होती हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम की तरह होता है और स्टूडेंट विल अप्रिशिएट द रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योर फील्ड ट्रिप। अब टाइप क्या है? इंस्ट्रक्शनल, जहाँ पे आपको किसी इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप किसी फील्ड पे लेके जा रहे हो। स्कूल कॉन्टेस्ट और फेस्टिवल, यहाँ पे स्कूल के अंदर कोई फेस्ट हो रहा है जिसके रिगार्डिंग आपने वो ट्रिप लिखवाई है। एंड देन मोटिवेशनल और एजुकेशनल ट्रिप्स होती हैं। अब नेक्स्ट है आपको फील्ड ट्रिप को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कंडक्ट कैसे करना है। सबसे पहले ट्रिप का सिलेक्शन करना है कि आपको कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या आपका ट्रांसपोर्ट रहेगा। तो सबसे पहले अपनी ट्रिप सेलेक्ट करो कि आपका टूर जाना है या ट्रिप जाना है और क्या क्या चीजें उसके रहेंगी। देन प्लानिंग करो, प्लानिंग के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होंगी, जैसे मुझे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके जाने हैं, कितने टाइम में वापस आ जाना है, क्या मेरा मनी एक्सपेंसेस रहेगा, वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन ली है। देन प्री ट्रिप डिस्कशन बच्चों से भी करना है। इसके बाद द फील्ड ट्रिप, जब बच्चे वहां पे पहुंच जाएंगे तो हम क्या क्या चीजें बच्चों को एलैबोरेट कर सकते हैं। पोस्ट फील्ड ट्रिप, उसके आने के बाद बच्चों से उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगा। एंड इवेल्युएशन, लास्ट में ये है कि आप इवेल्युएट कर सकते हो इट वाज गुड और बैड काइंड ऑफ ट्रिप। देन एडवांटेजेस क्या है? रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। देखो फील्ड ट्रिप में एक चीज और ध्यान रखोगे, आपकी ट्रिप के सिलेक्शन के टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे आप अगर ट्रिप का सिलेक्शन कर रहे हो तो मैंने कहा कि ट्रिप को सिलेक्ट करते हुए आप ट्रिप और टूर के बीच में डिफरेंशिएट करोगे। लॉजिस्टिक प्लानिंग के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या रहेगा? प्लानिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, मनी एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल क्या रहेगा आपका, और आपको परमिशन कंसेंट कैसे लेने हैं वो भी आप प्री डिस्कशन में कर लोगे कि आपके पास कंसेंट लेटर होना चाहिए, प्रिंसिपल की परमिशन होनी चाहिए, अथॉरिटी जिसके पास आप अपनी फील्ड या अपने ट्रिप लेके जा रहे हो उनसे बात करोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका ध्यान रखना है हमें ट्रिप कराते वक्त। इसके बाद है एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं? बच्चे बहुत जॉयफुल रहते हैं, इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है, क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिलती है, इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, इट विल गिव यू द रियल लाइफ सेंसेस आपको प्रोवाइड होती हैं एंड सोशल रिलेशन बच्चों के बढ़ते हैं। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस, टाइम कंसिडरेशन है, आपको ट्रिप जाना है 2 दिन के लिए बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 10 to 12 डेज उसको करने में लग सकते हैं। टाइम है, कंसेंट लेटर है, बच्चों की परमिशन है, क्लोथ्स क्या लेके जाने हैं, क्या क्या इंक्लूजन रहेगा, क्या क्या आपको एक्सक्लूड करना है अपने ट्रिप में से, इन सब चीजों का ध्यान रखोगे। देन लैक ऑफ सपोर्ट, कई बार हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, इनडिसिप्लिन करते हैं, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वेन्यू पे लेके गए आप पर वहां पे भी कुछ कुछ चीजों की कमियां थी, सारे टॉपिक फील्ड ट्रिप से कवर नहीं कराए जा सकते एंड समटाइम देयर विल बी द मेडिकल रिस्क आल्सो। Conclusion क्या है? If we are talking about the field trip, it will enrich the knowledge of the student, but there is a limitation also. If there is any kind of medical risk for the student, behavioral changes हो सकते हैं, indiscipline हो सकता है, कोई भी mishappening हो सकती है, तो ये मेरे disadvantages भी हैं। But overall देखा जाए तो field trip is a वेरी नाइस काइंड ऑफ मेथड जिससे बच्चे थोड़ा सा हमारे क्लासरूम के बोर्डन से बाहर निकलते हैं। देन है हमारा सर्वे। सर्वे क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डाटा को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना फॉर द रिसर्च पर्पस और द सेल्फ रिपोर्ट डाटा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वे। सो सर्वे इज अ डाटा कलेक्शन टूल यूज्ड टू गैदर द इंफॉर्मेशन। सो इट इज अ काइंड ऑफ टूल बाय विच वी कैन गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर्स एंड इट इज कॉमनली यूज्ड बाय द रिसर्चर और द सेल्फ रिपोर्ट फॉर द डाटा पार्टिसिपेंट्स। देन सर्वे क्या है? हमारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे क्या फैक्ट इंफॉर्मेशन है, जो सत्य तथ्य हैं उनके बारे में ही हम बात करते हैं। सर्वे मोस्ट कॉमनली वो टूल है जब हमें डाटा कलेक्शन सबको ध्यान में रखते हुए, एग्जिस्टेंस को उनकी ध्यान में रखते हुए इन द वर्ल्ड कराना है, तब आप क्या करते हो? अपना सर्वे कर सकते हैं हम।
देन है इट इज अ वन मेथड नोन एज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं ना, वैसे ही रिसर्चर अपने पार्टिसिपेंट से कुछ क्वेश्चनेयर लेके जाते हैं, वो उनसे फिल करा रहे होते हैं, तो वो भी हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरह ही है। एंड इट विल रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द रिसर्चर कि उसे कितना क्वालिटी डाटा चाहिए और कितना क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए। देन है सर्वे एक ब्रीफ इंटरव्यू है जिसमें क्या डिस्कशन रहेगा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने आपको यही कहा, उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं और उसी डिस्कशन से उस टॉपिक के बारे में हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर सर्वेइंग। सबसे पहले क्वेश्चनेयर में यही है कि आप कुछ प्रश्न पत्र लेके जाओगे, मतलब प्रश्नों की ऐसे प्रश्नावली लेके जाएंगे जिसका रिप्लाई आपके जिससे आप कर रहे हो सर्वे, जिन से आप उनसे पूछ सकते हो। देन इंटरव्यू डायरेक्ट 1-to-1 टॉक कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद आता है मेल सर्वे इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन नाउअडेज। जैसे आई एम आल्सो अ रिसर्च स्कॉलर, तो मुझे भी जब रिसर्च करनी थी या मुझे डाटा कलेक्ट करना था तो मैं पर्सनली नहीं जा सकती थी लोगों के पास, क्योंकि आई हैव टू कलेक्ट द डाटा ऑफ टीनेजर 200 स्टूडेंट्स, जिसमें से मेल स्टूडेंट भी होने चाहिए और फीमेल स्टूडेंट भी होने चाहिए। आपकी लोकेलिटी में इतने बच्चे मिल जाए एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया था, मैंने मेल भेज दी थी उन बच्चों को। जैसे स्कूल में जाके बहुत सारे बच्चों की मेल आईडी मिल जाती है या नंबर मिल जाता है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो वो उनको एक गूगल फॉर्म बना दिया था, उन्होंने वो डाटा फिल कर दिया था। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा सर्वे आर्ट है वो हमारी मेल ही है। Then a questionnaire is a series of question in which participants have to answer that question. अब क्वेश्चनेयर भी 2 टाइप के होते हैं, द ओपन एंडेड एंड द क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें बच्चा अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकता है, कुछ भी कैसे भी लिख सकता है। एंड द क्लोज एंडेड लाइक येस और नो कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, आप उसमें भी ऑप्शंस दे रहे हो, ट्रू फॉल्स इसी में आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग इसी में आएंगे। तो ऐसे आंसर जो लिमिट है आपके 1 वर्ड और 1 लाइन आंसर के लिए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्लोज एंडेड कहलाएंगे। और जिनके बारे में बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी नॉलेज लिख सकता है, वो हमारे ओपन एंडेड कहलाएंगे। एडवांटेजेस क्या है, मिनिमल कांटेक्ट होता है रिसर्चर का और पार्टिसिपेंट्स का, और हमारे जो पर्सन्स हैं, मेल हैं, ईमेल है, ये उन पे भी कलेक्ट करा सकते हैं। मतलब वी कैन कलेक्ट दैट सर्वे ऑन अ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो आंसर है वो साथ साथ रिकॉर्ड हो जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करूं, समटाइम दे आर नॉट गिविंग यू द आंसर, बहुत सारे मना करते हैं। 200 का डाटा कलेक्ट करना है तो एटलीस्ट आपको 500 से 600 लोगों को मेल भेजनी पड़ेगी, तब वो जाके आपके डाटा का आंसर करेंगे। तो सर्वे अच्छे से भी कलेक्ट नहीं होता कई बार, और यू हैव टू डील विद द मैनी मोर person to collect the survey because sometimes they are denying for the that type of questions, क्योंकि sometimes these questions are personal also, तो cost of printing भी लगेगी जब आपको कराना है। देन इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्वे मेथड है, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज द 1-to-1 टॉक बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू। देन रिसर्चर विल रिकॉर्ड व्हाट इज सेड, तो अपना टेप रिकॉर्डर में, वीडियो कैमरा में आप उनके जो व्यूज हैं आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में सबसे पहला है टेलीफोनिक इंटरव्यू। इफ द इंटरव्यू इज कंडक्टिंग ऑन अ टेलीफोन, बाय द कॉल, वीडियो कॉल, बाय द ऑडियो और वीडियो कॉल, दिस वन इज ऑल्सो 1-to-1 कन्वर्सेशन विद द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। तो इसमें क्या है, सिर्फ आप उसे फोन पे बात कर लेते हो। देन आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आप किसी इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहे हो आमने सामने बैठ के, तो ये वो हो जाएगा। इसके बाद है मेल इंटरव्यू। मेल इंटरव्यू पे वही सर्वे की आपके पास पूरी सीरीज होगी और आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। देन है इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू। इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू जिसमें आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज होके आपसे बात करी जा रही है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू कहलाएगा। देन आते हैं हमारे स्टेप्स टू कंडक्ट सर्वे। कैसे करना है, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। मैंने कहा किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले आपके पास उद्देश्य होना ही चाहिए, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि आपको करना क्या है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो पहला हमारा यही है कि ये, फिर अपना क्वेश्चंस की सूची बनाओ पूरी, पार्टिसिपेंट्स को बुलाओ या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करो कि आपको किससे करनी है। जैसे मैंने ये कहा कि मुझे टीनेज वाले बच्चों की करनी थी, तो मैंने उन्हीं को कलेक्ट किया, उनके रिस्पॉन्सेज को गैदर करो, फिर एनालाइज करो एंड देन यू कैन मेक अ रिपोर्ट। इसके बाद है एडवांटेजेस। क्या है, क्वेश्चनेयर जल्दी से और चीपर तरीके से हो सकते हैं, सिंपल है, डाटा रिलायबल आता है, जो वेरिएबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, एनालाइज कर सकते हो, इंटर रिलेट कर सकते हो डाटा को, ठीक है।
तो यही एडवांटेजेस हैं कि आप उसे एनालाइज कर सकते हो, इंटररिलेट कर सकते हो और बहुत सारा डाटा आपको एक ही जगह से जो हमारा रिसर्चर है वो कलेक्ट कर सकता है। लेस एक्सपेंसिव टेक्निक है, क्विकली रिजल्ट मिल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आराम से हो सकती है और ब्रॉडर रेंज तक आप रीच कर सकते हो और आपके जो भी डाटा रहेगा वो फैक्चुअल भी रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? समटाइम्स जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहता, दे आर अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड। मैंने अभी कहा कि कुछ क्वेश्चंस पर्सनल हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता, अपना टाइम वेस्ट समझते हैं। एंड इनएबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब मैंने कहा कि अगर मुझे 200 बच्चों का डाटा चाहिए था तो कई बार रिस्पोंडेंट हमें मिलते भी नहीं है उस एज ग्रुप के, और उनके पास कोई मोटिव भी होना चाहिए काम करने का, तभी वो मानते हैं कि हम ये काम करेंगे। अब लिमिटेशन से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है कि आपकी फ्रेजिंग एंड फ्रेमिंग क्वेश्चंस की बहुत इजी और क्लियर कट हो। डाटा को गैदर करने के लिए हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमें एनालाइज भी तो करना है ना वो डाटा। देन इसके बाद हमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देनी है, लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है, फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान रखना है, एंड वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल है, अ सर्वे by the dentist team showed that the number of families in the middle income group used to particular toothpaste। मतलब अगर उन्हें उस टूथपेस्ट के बारे में देखना था तो उन्होंने पर्टिकुलर फैमिली ग्रुप को ही पकड़ा था जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो सर्वे था वो उसके लिए होगा, स्पेसिफिक होगा। रिसर्चर को अपना सर्वे बहुत क्लियर कट और प्रिसाइज रखना है, हर एक पहलू पे बात करनी है, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है और जो रिस्पोंडेंट है उन्हें थोड़ा मोटिवेट करना है कि वो आपके सर्वे में पार्टिसिपेट करें। सो इट इज ऑल अबाउट यूनिट 2। काफी लेंदी यूनिट थी बट क्वाइट इजी ऑल्सो। हमें मेथड्स के बारे में बात करनी है, फिल्टर अप, एक्सकर्जन्स, इन सब के बारे में बात करी है हमने। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अगर फिर भी ये क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाय, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।